हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता किचन एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, आज हम विंटर स्पेशल बनाने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक आप देख रहे हैं। ये है हमारी शानदार मकई की रोटी। इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी फूली फूली बनती है कि आप एक बार बनाएंगे तो आप इस टेक्निक को हमेशा ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसके लिए देख लेते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं एक आटा गूंदने की बारात ले लेती हूँ और फिर एक कटोरी, कोई भी आप अपने घर की कटोरी या किसी भी चीज़ को मेज़रमेंट बना लीजिए और फिर उसके अंदर 4 कटोरा हमें मकई का आटा लेना है। अभी तो विंटर सीज़न है तो मकई का आटा बहुत ही अच्छा मिलता है और मकई का आटा विंटर्स में मतलब ठंडी के दिन में खाने में बहुत ही अच्छा भी रहता है सेहत के लिए। आपको गर्मी तो मिलती है पर प्लस मकई जो एक रूखा अनाज है, इसको खाने से आपको फाइबर भी मिलता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। तो चलिए मैंने इस तरह से इसमें 4 कटोरा मकई का आटा ले लिया है और 4 कटोरा मकई के आटे के अंदर अभी मैं 1 कटोरी गेहूं का आटा मिक्स करने वाली हूँ। ये लीजिए, 1 कटोरी गेहूं का आटा मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा अपने टेस्ट के अनुसार से नमक डाल देती हूँ। नमक मेरा पिंक इसलिए होता है कि मैं सेंधा नमक ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ये अब हाथ से मैं सभी आटा मतलब मकई का और गेहूं का मिक्स कर दिया है। अगर आपको कम बनाना है तो आप मकई के आटे को और गेहूं के आटे को उसी रेशियो या अनुपात में ले सकते हैं। उसके बाद मैंने अब अच्छी तरह से मकई का आटा, गेहूं का आटा और नमक को मिक्स करने के बाद एक बीच में गड्ढा जैसा बना लिया है आटे के बीच में। फिर उसमें खौलता हुआ या उबलता हुआ पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। पानी जो है मैंने 1 कटोरी शुरू में डाला है सिर्फ, और उसके बाद इसको मैं अच्छी तरह से पानी को आटे से कवर कर दे रही हूँ और फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। चाहे तो आप इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए ताकि ये थोड़ा जो आटा है हमारा स्टीम हो जाए। इससे आटा जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो बस इसको मैं 2-3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ने के बाद फिर से गूंदना चालू करूँगी। ये देखिए, इसके अंदर क्योंकि ये थोड़ा गर्म है तो मैं इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और जब ये चम्मच से मिक्स हो जाएगा तो फिर मेरा जो हमारा पानी है गुनगुना या हल्का गर्म, वो एकदम रेडी है। तो इसमें आधा कटोरी या 1/4 कटोरी डाल के इसको थोड़ा गूंदना चालू रखिए। आप इसको थोड़ा ही पानी डाल के इसमें गूंदिएगा ताकि ये आटा एकदम गीला नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सूखना भी नहीं चाहिए और बहुत गीला भी नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें इसी तरह से चलाते हुए चम्मच से आटा गूंद रही हूँ क्योंकि पानी थोड़ा गर्म है जो हाथ में मुझे लगेगा, इसलिए मैं इस तरह से चम्मच की हेल्प से इसको धीरे धीरे चला रही हूँ और थोड़ा करके पानी डाल के मैं इसको चला रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि ये थोड़ा बाइंडिंग उसमें आटा आ गया है तो फिर मैं इसको हाथ से गूंद लूँगी। तब तक मैं इसको चम्मच से चलाना चालू रखूँगी। चलाते चलाते पानी भी ठंडा हो जाता है और आटा भी अच्छी तरह से बाइंडिंग जैसा होने लगता है। तो इसमें थोड़ा ही पानी डालूँगी फिर से और उसके बाद इसको फिर से चलाएंगे। और जब ये थोड़ा सा बाइंडिंग फॉर्मेशन में आने लगेगा तब मैं इसको हाथ से बाइंडिंग करूँगी। पानी भी ठंडा हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है इसमें पानी और डालने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन मैंने इसमें 2.5 कटोरी टोटल पानी डाला है। तो बस अब इस चम्मच को मैं हटा के रख दूँगी और साथ में ही अब मैं हाथ से इसको अच्छी तरह से गूंदने के प्रोसेस में ले आऊँगी। चलिए हाथ से आटा गूंदना चालू रखती हूँ और इसको अच्छी तरह से, अब हमें पानी नहीं डालना है और इसको ही अच्छी तरह से मसल के गूंदना है। जितना अच्छी तरह से आप दबा के इसको बाइंड करेंगे आटे को या गूंदेंगे उतना ही ये अच्छी रोटी बनेगी। तो बस फ्रेंड्स, अब मुझे आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। अगर इतना पोर्शन में आपको ऐसा लग रहा है
थोड़ा पानी डाल सकते हैं, तो 2-3 चम्मच आप डाल लीजिए और 2-3 चम्मच डालने के बाद इसको अच्छे से बाइंड कर लीजिए। हमें आटे को बिल्कुल भी गीला नहीं करना है। अगर आपने गीला कर दिया फिर अच्छे से ये बेलने में नहीं आएगा और फिर ये फटने भी लगेगा और बेलने में भी दिक्कत होगी। साथ में रोटी भी जो हमारी पतली, सॉफ्ट और एक अच्छे शेप में होती है वो नहीं होगी। देखिए अभी ये आटा अच्छी तरह से पकड़ नहीं रहा है, मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़ नहीं रहा है, इसलिए इसको अच्छी तरह से अभी और मुझे गूंदना है। तो इस आटे को कम से कम मैं 10 मिनट तक गूंदूंगी और गूंदते हुए अगर 1-2 चम्मच पानी चाहिए होगा तो बीच में डाल के इसको थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह से इकट्ठा करना चालू कर दूंगी। पर बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, ना तो पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना पानी कम होना चाहिए। मतलब जैसे हम एक सॉफ्ट सा आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमें इसको भी गूंदना है। तो बस फ्रेंड्स, अब ऑलमोस्ट ये हमारा आटा गूंद चुका है। तो गूंदते गूंदते इसको अच्छी तरह से आप मसल के, या जितना भी आपको इस आटे पे गुस्सा उतारने का मन हो तो अच्छी तरह से उतार लीजिए और इसको हथेलियों की सहायता से गूंद के इसको दबा दबा के अच्छे से गूंद लीजिए। और अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा आटा जुड़ने लगा है। पहले वो आटा एकदम ही अलग अलग हो रहा था, अब ये थोड़ा आटा आपस में जुड़ चुका है। तो बस इसको मसल के अच्छी तरह से हम इसको ढक के 10-15 मिनट यहाँ पर रख देंगे और 10-15 मिनट में इसमें आटे को जितना भी पानी अब्ज़ॉर्ब करना होगा ये और अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और उसके बाद फिर हम इसको यूज़ करेंगे। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब आटे को एक बार अच्छी तरह से मसलने के बाद वापस मैं अब छोटे छोटे पार्ट्स में इसको अच्छी तरह से मसलना या गूंदना चालू रखूँगी। एक मैंने जैसे ये लोई ले लिया है, ये देखिए आटा कितनी अच्छी तरह से जुड़ चुका है। तो भी मैं अब इसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से गूंदूँगी फिर से। ये आटे को, मकई के आटे को या बाजरे के आटे को आप जितना अच्छी तरह से गूंदेंगे वो उतना ही रोटियाँ सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए मैंने एक लोई जैसा आटे का निकाल लिया है और इसको अच्छी तरह से मैं एक बार और 2 मिनट के लिए गूंद लूँगी। जितना अच्छे से आप दबा दबा के इसको गूंदेंगे रोटियां उतनी ही सॉफ्ट और उतनी ही फूली फूली बनेंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा आटा का लोई बिल्कुल बेलने के लिए रेडी है। अब इसको हम बेलने को ले चलते हैं। बस उस लोई को आप अपने हथेली पे अच्छी तरह से दबा लीजिए। इसका जो लोई होता है वो नॉर्मल आटे से थोड़ा बड़ा ही बनता है। जैसे कि ये जो आटा है समझ लीजिए रोटी का डबल लेना पड़ता है और कभी कभी तो आपके साइज़ के अकॉर्डिंगली उसको हम 3 गुना भी ले सकते हैं। पर मैंने इसमें समझ लीजिए मैंने डबल जैसा आटा ले लिया, जैसा मैं रोटी बनाती हूँ उसका डबल ले लिया। देखिए एकदम चिकना स्मूथ सा हमारा आटा एकदम अब रेडी है। अब चलिए हमें बेलने का प्रोसेस करना है। तो मैंने चकला या आप चाहे तो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे ऐसे एक प्लास्टिक जैसा ले लीजिए और उसमें 1-2 तेल डाल के उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। दोनों साइड से इसको ग्रीस करना है। जिस साइड आप उस पे लोई को उसके ऊपर रखेंगे उस साइड भी, और जब लोई को उसके ऊपर ढकेंगे और ऊपर से बेलेंगे तो वो जो ढकने वाला हिस्सा है उसको भी हम 1-2 बूंद से ग्रीस कर देंगे। तो ये मैंने लोई ले ली है और ग्रीस किए हुए पॉलीथीन पे यहाँ मैंने चकला नीचे रख लिया। आप चाहे तो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे भी बेल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए दूसरे साइड भी थोड़ा ग्रीस कर लिया है। अब इसको इस तरह से कवर कर दूंगी और फिर इसी के साथ हाथ से इसको बेलना चालू रखूंगी। मैंने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आटा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और अच्छा गूंदा हुआ है, तो फिर मैं इसको इस तरह से हाथ से अच्छे से बढ़ाना चालू करूंगी। आप चाहे तो हल्के हल्के बेलन से भी इसको कर सकते हैं, पर क्योंकि यह हाथ से ही बहुत अच्छा बढ़ जाएगा और जो हमने इसमें प्लास्टिक लगाया हुआ है वो इसको चिपकने भी नहीं देगा। अभी मैं इसको आपको उठा के बताऊंगी। ये देखिए गोल सा मैंने इसको रोटी अच्छे से फैला लिया है। तो धीरे धीरे हाथ की हेल्प से इसको रोटी को एक जैसा आप जिस साइज़ में चाहें
उतना बड़ा लोई लेके इस तरह से आप बेल सकते हैं। बस फ्रेंड्स, ये अब हमारा रोटी बेल चुका है, तो मैं इसका ऊपर का पन्नी हटा दिया है और मैंने हल्का सा पानी हाथ में लेके इसको अपने हाथ पे अच्छे से इस तरह से ले लिया है और सीधे हल्के गरम तवे पे, जो मैं पहले से ही तवा गैस पे बिठा रखा था और लो टू मीडियम हीट पे ये अच्छी तरह से गरम हो चुका था और मैंने लो टू मीडियम हीट पे ही रखा है ताकि रोटी अच्छे से पक जाए। अगर किनारी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा टूटी है तो उसको वहीं पे तवे पे जोड़ लीजिए। अब इस तरह से आप दूसरी रोटी भी, दूसरे लोई को भी इस तरह से आप बेल सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए दूसरा लोई लेके इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया है। इस पन्नी को या प्लास्टिक को पहले से थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है, फिर इस तरह से उसको ढक के उसको आपको फिर से इस तरह से बेल लेना है जब तक वो रोटी जो है धीरे धीरे फ्लेम पे सिक रही है। फ्लेम को बिल्कुल ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, लो टू मीडियम पे रखिए। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि जो गैस है वो आपका कम है या नहीं सिक रहा है तो हल्का सा उसे बढ़ाइए, पर मीडियम से तो ऊपर लेके गैस को जाना ही नहीं है, वरना रोटियां कच्ची रह जाएंगी, क्योंकि ये नॉर्मल रोटी नहीं होती है और थोड़ी मोटी होती हैं। चलिए अब तवे पे चलते हैं। देखिए तवे पे एक साइड से सिक गया है, तो बस इस स्टेज पे इसको यहाँ पे पलट दीजिए और फिर इसको दूसरे साइड सिकने दीजिए। जब ये दूसरे साइड को थोड़ा देखते रहिए कि वो हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपको लगता है इस तरह से चित्ते चित्ते लाल वाले आने लगे हैं और ये हो जाता है तो डायरेक्ट इसको गैस पे पूरे फ्लेम पे अच्छे से फुला लीजिए। देखिए रोटियां कितनी अच्छी तरह से फूल रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप आटा गूंदेंगे और उसके बाद इसको बेलेंगे तो रोटियां आपकी बहुत अच्छी तरह से फूलेंगी। बस इसमें अब आप घी लगा लीजिए और दूसरी रोटी भी इसी तरह से सेक के आप तैयार कर लीजिए। ये देखिए जो दूसरी रोटी हमने बेली थी उसको भी मैं इस तरह से सेक ले रही हूँ। तो इस तरह से पहले बार में इसको हल्का सेकना है और दूसरे बार में जब तक चीती चीती जैसा दूसरे साइड नहीं पड़े तब तक दूसरे साइड सेकना है। फिर डायरेक्ट तवे पे फुल फ्लेम पे आप रोटी को सेक के घी बटर जो भी लगाना है आप लगा लीजिए और उस तरह से आपको बहुत ही अच्छी फूली फूली सॉफ्ट मकई की बिना टूटे रोटियां बन जाएंगी। तो देर किस बात का, रोटियों को सरसों के साग से या कोई भी आप सब्जी के साथ अच्छी से सर्व करिए और साथ में प्याज वगैरह भी आप रख सकते हैं, सैलड भी रख सकते हैं। तो ये मैंने सरसों के साग के साथ मैंने सर्व कर दिया है। बस रोटी, मक्के की रोटी और सरसों का साग को एंजॉय करिए और इस तरह से आप मक्के की रोटी को बनाना ज़रूर से ज़रूर इस विंटर्स में ट्राई करिए। आशा करती हूँ कि आपको मकई की रोटी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करिए। हैप्पी कुकिंग डे।